हे गाइस, तो आज हम वापस से रिज्यूम करने जा रहे हैं अपने काइनेमेटिक्स के जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चल रहा था एससीवी से, उसको वापस से कंटिन्यू करेंगे। और देखिए ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के कंसेप्ट से। लास्ट क्लास हमने देखा था एवरेज स्पीड और एवरेज स्पीड और सेकंड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में हमने लास्ट क्लास में बात की थी। अभी हम एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। चलिए कलर में ले लेता हूँ रेड, और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। 3.4 Average velocity and instantaneous velocity. The average velocity of a particle in a time interval t1 to t2 is defined as its displacement divided by the time interval. तो सेम वही एवरेज की जो डेफिनेशन होती है, और इसीलिए ये डेफिनेशन होने के कारण मैं इसको पर्पल से अंडरलाइन करता हूँ कि इसको किस तरह से डिवाइड किस तरह से इसको निकाला जाता है कि एवरेज वेलोसिटी जो होती है किसी एक टाइम इंटरवल में t1 से t2 तक, उस तरह से डिफाइंड होती है कि डिस्प्लेसमेंट, जितना भी डिस्प्लेसमेंट हो, डिवाइडेड बाय जितना भी टाइम टेकन है उसके उस इंटरवल में जितना भी टाइम लगा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इफ द पार्टिकल इज एट अ पॉइंट ए। ठीक है, फिगर 3.7 देख लेते हैं। यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल है, ठीक है, t1 पे, टाइम t इज इक्वल टू t1 पे, और टाइम t इज इक्वल टू t2 पर कहाँ पे है, b पर है। यहाँ वाली लाइन देखिए। ठीक है, पार्टिकल इज एट पॉइंट ए एट इतना, देन द डिस्प्लेसमेंट इन दिस टाइम इंटरवल इज दैट वेक्टर ए बी। द एवरेज वेलोसिटी इन दिस टाइम इंटरवल कितनी हो जाएगी, जितना टाइम लगा डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इरेजर से इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ए बी वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1 टोटल टाइम टेकन, और यहाँ पे हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसे हम वी एवरेज कहेंगे। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी लाइक डिस्प्लेसमेंट इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, उस तरह से ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब देखिए पोजीशन वेक्टर के बारे में। इफ़ वी जॉइन द ओरिजिन, अगर हम ओरिजिन को ज्वाइन करें टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल बाय स्ट्रेट लाइन एंड पुट एन एरो टुवर्ड्स द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, वी गेट पोजीशन वेक्टर। आप इसे एज अ डेफिनेशन भी समझ सकते हैं पोजीशन वेक्टर की। ठीक है, दस द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल शोन इन फिगर 3.7 एट टाइम t इज इक्वल टू t1 इज OA एंड एट टाइम t इज इक्वल टू t2 इज OB। और आपको बहुत सिंपल टर्म में, चलिए इसको मैं अंडरलाइन कर दूं पहले। ठीक है, उसके बाद बहुत सिंपल टर्म में मैं बताऊंगा क्या है पोजीशन वेक्टर। देखिए क्या है पोजीशन वेक्टर, ये है पोजीशन वेक्टर और ये है पोजीशन वेक्टर। ये दो जो है पोजीशन वेक्टर हैं, ये OA पोजीशन वेक्टर है, OB पोजीशन वेक्टर है। ये टाइम t1 पे पोजीशन वेक्टर यहाँ का है, और ये टाइम t2 पे पोजीशन वेक्टर ये यहाँ का है। इसे हम r1 वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं, इसको हम r2 वेक्टर से डिनोट करते हैं। बस इसी को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन दैट इंटरवल t2 टू t1 इज, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है उसको निकालने के लिए देखिए AB इज इक्वल टू, थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, आपको पूरा फिगर भी दिखने लगेगी। तो देखिए AB इज इक्वल टू AO प्लस OB इज इक्वल टू OB माइनस OA। ठीक है, अब देखिए AO को अगर हम यहाँ पे AO को हम उल्टा लिख दें तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, इसलिए OB माइनस OA। और OB क्या है, देखिए OB है R2 वेक्टर और OA है R1 वेक्टर। तो देखिए AB कहाँ से, AB क्या हो गया, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पोजीशन वेक्टर्स से हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं R2 माइनस R1 करके। तो आगे चलते हैं, क्या लिखा है देखते हैं। The average velocity of the particle is in time, then the time interval t1 to t2 can be written as r2 minus r1 upon t2 minus t1। तो v एवरेज अब नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, r2 माइनस r1 जो कि पोजीशन वेक्टर है, r2 पोजीशन वेक्टर है फाइनल, और r1 पोजीशन वेक्टर है इनिशियल, माइनस फाइनल टाइम अपॉन इनिशियल टाइम। ठीक है, नोट दैट ओनली द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू t1 एंड t इक्वल टू t2 आर यूज्ड इन कैलकुलेटिंग द एवरेज वेलोसिटी। और इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि केवल पोजीशंस जो हैं,
इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है थी T1 और T2 पे ही यूज़ की गई है एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। द पोजीशन इन बिटवीन T1 T2 आर नॉट नीडेड। और बीच की जो पोजीशन है कि यानी कि वो पाथ ट्रेस तो हुआ, लेकिन कहाँ से गया, कि आगे से गया कि पीछे से गया, कि एक कर्व बना के गया या एक सर्कुलर सर्कुलर कुछ फिगर बना के गया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इनिशियल और फाइनल पोजीशन से ही फ़र्क पड़ता है और उसी से हम डिस्प्लेसमेंट या एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। Hence, the actual path taken in going from A to B is not important in calculating average velocity। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने में या डिस्प्लेसमेंट, दोनों में ही, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का भी काम इसमें आता है। देखिए 3.4 सिंपल सा है, मिनट हैंड और टेबल क्लॉक पे है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। एग्जांपल्स थोड़े से मतलब डिफिकल्ट हो जाते हैं इस तरह से एक्सप्लेन करने में, क्योंकि उनको हाथ से करके एक्सप्लेन करना आप समझते होंगे ज़्यादा ईजी होता है। तो उसको अगर आप चाहेंगे तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आपको अगर उस तरह का वीडियो चाहिए जिसमें मैं आपको हाथ से लिख करके सारे एग्जांपल्स करवा दूं, तो आप उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा नीचे, तो मैं फिर उसके बारे में भी सोचूंगा। ठीक है, तो इसलिए एग्जांपल्स को अभी हम स्किप करेंगे। चलिए, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज डिफाइंड एज फॉलोज। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है पार्टिकल की एक टाइम t पे वो किस तरह से डिफाइन की जाती है, ये देखते हैं। लेट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन अ शॉर्ट टाइम इंटरवल t प्लस डेल्टा t बी v एवरेज। दिस एवरेज वेलोसिटी कैन बी रिटन एज, ये एवरेज वेलोसिटी किस तरह से लिखी जा सकती है, देखिए, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। तो वी एवरेज का जो नया फॉर्मूला हो गया, और यही आपका सबसे बेस्ट फार्मूला मैं कह सकता हूँ। तो वी एवरेज का बेस्ट फार्मूला आप ये चीज़ मान सकते हैं कि डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। थोड़ा सा मैं इरेज कर दूँ इधर, ठीक है, आपको क्लियरली ये दिखे। ठीक है, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, where डेल्टा आर इज द डिस्प्लेसमेंट इन द टाइम इंटरवल डेल्टा टी, जहाँ पे डेल्टा आर जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है टाइम इंटरवल डेल्टा टी में। और अब हम क्या करेंगे, देखिए अभी तक तो हम पढ़ रहे थे एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट, अब हम धीरे धीरे जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के कंसेप्ट पे। तो अब हम क्या करते हैं, चलिए डेल्टा टी को वैनिशिंगली स्मॉल, बहुत ही छोटा बना देते हैं, एंड फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू को फाइंड करते हैं। दिस वैल्यू इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इसे ही हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी कहते हैं। क्या है, देखिए v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, और इसे हम फाइनली क्या लिखेंगे, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। ठीक है, ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के का फॉर्मूला। फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर अलॉन्ग द लाइन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, बहुत छोटे इंटरवल के लिए जो डिस्प्लेसमेंट जो है वो लाइन ऑफ मोशन के अलॉन्ग ही होता है। जब बहुत छोटा, जैसे इतने से के लिए है, तो अगर हम देखें केवल इसका इतना सा पार्ट, अगर हम इसको कैप्चर करें, इतना सा पार्ट, बहुत छोटा सा पार्ट, तो जो डिस्प्लेसमेंट का जो वेक्टर होगा वो लाइन ऑफ मोशन के अलॉन्ग ही होगा। यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर जहाँ पे मोशन हो रहा है उसी वेक्टर के अलॉन्ग होगा। ठीक है, यानी अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, मैंने बहुत फिगर से ढंग से एक्सप्लेन कर दिया इस चीज़ को। दस द लेंथ, इसीलिए लेंथ जो है, आगे पढ़ते हैं, लेंथ डेल्टा आर इक्वल्स द डिस्टेंस डेल्टा एस ट्रेवल्ड इन दैट पार्टिकल, और इसीलिए जो डेल्टा आर जिसे हम डिस्प्लेसमेंट के नाम से कह रहे थे, वो डिस्टेंस के बराबर हो जाती है उस छोटे से इंटरवल के लिए, यानी कि डेल्टा एस के बराबर हो जाती है। ठीक है, डेल्टा एस के बराबर डेल्टा आर यानी कि इंटरवल हो जाता है उसका। कलर रेड कर लिया जाए। और सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, और इसीलिए जो मैग्नीट्यूड हो जाता है वेलोसिटी का, क्या हो जाता है, v इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। ये उस पूरे में मॉड लगा है, लेकिन डी टी के मॉड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डी आर पे मॉड और डी आर पे मॉड आप समझ सकते हैं, डी एस बाई डी टी हो जाएगा। डी एस बाई डी टी यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, विच इज इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टाइम टी। तो अब सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में बस इतना सा फ़र्क है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम चीज़ आएगी, बस अंतर इतना रहेगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में एक डायरेक्शन अटैच होगा, लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होगा। इट्स जस्ट अ स्केलर क्वांटिटी, बट इन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी there's magnitude, definitely there's a magnitude, but along with it there is a direction। ठीक है, इसी instantaneous which is called instantaneous speed at time t।
ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड का भी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से इस चीज़ से समझ में आ गया होगा। फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड वेलोसिटी, तो अगर आपसे जनरल वेलोसिटी बोली जाए तो आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही समझेंगे। इसी तरह देखिए सेम कंसेप्ट आ जाता है एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को, तो बहुत तेजी से हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए, इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट एज द टाइम पासेस वी से दैट इट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है किसी पार्टिकल की जब वो मूव कर रहा है तो हम कह रहे हैं कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। इफ द वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम इट इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड, अगर द वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसे एक्सेलरेटेड कहा जाएगा। और द एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन चलिए मैं इसको डेफिनेशन के तौर पे लिख लेते हैं, लिख सकते हैं इसको आप कि डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, किस रेट से वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। ठीक है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हेंस चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ विल चेंज द वेलोसिटी। चलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी हम ब्लू से कर लेते हैं। ठीक है, वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी है तो या तो उसका मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा या डायरेक्शन में चेंज आएगा या दोनों चीज़ में चेंज आएगा, तो क्या होगा, क्या होगा बताइए, क्या होगा, एक्सेलरेशन उसको माना जाएगा। इट इज कंसीडर्ड टू बी एक्सेलरेटेड, ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड टू बी एक्सेलरेटेड आइदर इट इज चेंजिंग द स्पीड, यानी कि वो स्पीड चेंज कर रहा हो या अपने डायरेक्शन चेंज कर रहा हो या दोनों कर रहा हो। ठीक है, चलिए सपोज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t1 इज v1 एंड एट टाइम t2 इज v2। सब मान लीजिए कि वेलोसिटी जो है पार्टिकल की t1 टाइम पे v1 है और t2 टाइम पे v2 है। द चेंज प्रोड्यूस इन टाइम इंटरवल t1 to t2 इज v2 minus v1। we define the average acceleration as change in velocity divided by time interval। average acceleration change in velocity upon time interval, simple। again average acceleration depends only on the velocities at time t1 and t2। how the velocity change in between t1 to t2, यानी कि अगर v2 से मान लीजिए v2 मान लीजिए 10 है और v1 5 है, तो मे भी हो सकता है कि v2 10 से 15 गया हो और फिर 0 हो गया हो, फिर बढ़ करके 5 हो गया हो, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली देखिए अगर एवरेज एक्सेलरेशन आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो 10 - 5 अपॉन जो कुछ भी टाइम इंटरवल होगा वो हम रख देंगे, इसी से हमारा एवरेज एक्सेलरेशन निकलेगा। हाउ द, यही देखिए यहाँ पे लिखा है कि हाउ द वेलोसिटी इन चेंज इन बिटवीन इज नॉट इंपॉर्टेंट इन डिफाइनिंग एवरेज एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देख लेते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किस तरह से डिफाइन की जाती है, वो इस तरह से डिफाइन की जाती है जैसे हर बार डिफाइन किया जा सकती है कि a इज इक्वल टू dv/dt। सिंपल, लिमिट लगा देंगे तो वो dv में कन्वर्ट हो जाएगा। वेयर डेल्टा v इज द चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन द टाइम इंटरवल t प्लस डेल्टा t। एट टाइम t द वेलोसिटी इज v and at time t plus delta t it becomes v plus delta v, and delta v upon delta t is the average acceleration of the particle in the time interval delta t। as delta t approaches 0 this average acceleration becomes instantaneous acceleration, और instantaneous acceleration is also called acceleration। तो सिंपल जो चीज़ अभी हमने वेलोसिटी में पढ़ी वही चीज़ हम एक्सेलरेशन में पढ़ रहे हैं। कि देखिए समझा देता हूँ, अगर आपको जैसे थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, पूरा पैराग्राफ ही समझा देता हूँ कि जो डेल्टा वी है वो चेंज इन वेलोसिटी है बिटवीन टाइम t और t प्लस छोटा सा कोई और एक्स्ट्रा टाइम इंटरवल डेल्टा t। एट टाइम t पर जो वेलोसिटी है वो v है, और एट टाइम t प्लस डेल्टा t में थोड़ी सी वेलोसिटी बढ़ के v प्लस डेल्टा v हो गई है। ठीक है, तो दोनों का चेंज जो है उनका जो रेशियो होगा वो क्या हमने ऊपर पढ़ा, एवरेज एक्सेलरेशन इज v2 - v1 अपॉन t2 - t1। तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ऑफ द पार्टिकल इन द इंटरवल डेल्टा t। एज अब हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा t को 0 से अप्रोच करा रहे हैं, सीधी सी बात है डेल्टा v भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा, और इसको करने से क्या होगा, ये एक्सेलरेशन जो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर आप सिंपल एक्सेलरेशन बोला जाए तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को आप कंसीडर करेंगे। डायमेंशन देख लीजिए, LT - 2 हो जाएगी इसकी डेफिनेशन नहीं, डायमेंशन, एंड इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एब्रिविएटेड एज मीटर सेकेंड, MS2। ठीक है, MS⁻²। नेक्स्ट देखिए मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन कैसे देखेंगे, चलिए शुरू करते हैं। व्हेन अ पार्टिकल इज कंस्ट्रेंट टू मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन, जब पार्टिकल को कंस्ट्रेंट किया जाता है एक सीधी जगह पे चलने के लिए, द डिस्क्रिप्शन बिकम्स फेयरली सिंपल। तो इसको डिस्क्राइब करना बहुत आसान हो जाता है, उसके बारे में कैलकुलेशंस करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे एक सीधी सड़क पे गाड़ी चलाना बहुत आसान होता है, और उसके इसी तरह से उसके कैलकुलेशंस करना भी एक सीधी सड़क पे बहुत आसान हो जाता है। वी चूज़ द
time, we choose the line as x axis and suitable time instant at time t equal to 0. तो हम लाइन क्या चूज़ करते हैं, x एक्सिस को चूज़ कर लेते हैं कि x एक्सिस पे वो ऑब्जेक्ट चल रहा है, और सुटेबल टाइम इंस्टेंट जो है वो एट टाइम t इक्वल टू 0 को सुटेबल टाइम इंस्टेंट मान लेते हैं. जनरली द ओरिजिन इज टेकन एज एट द पॉइंट वेयर द पार्टिकल इज सिचुएटेड एट t इक्वल टू 0. और जनरली क्या किया जाता है, वो पॉइंट का ओरिजिन ले लिया जाता है जहाँ पे पार्टिकल टाइम t इक्वल टू 0 पे होता है. द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय इट्स कोऑर्डिनेट x एट दैट पॉइंट. और जो पोजीशन होती है पार्टिकल की किसी भी टाइम t पर किस तरह से दी जाती है, उसकी कोऑर्डिनेट जो कुछ भी कितना आगे बढ़ता है, मान लीजिए 5 यूनिट आगे बढ़ता है, तो कोऑर्डिनेट में चेंज हम 5 यूनिट्स का डिस्प्ले कर देंगे, दिखा देंगे, बता देंगे. ठीक है, बाय इट्स कोऑर्डिनेट x एट दैट टाइम. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. द वेलोसिटी इज, अच्छा तो हमको नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा. तो वेलोसिटी इज क्या है, देखते हैं आगे. हो गया ना. द वेलोसिटी इज, देखिए वेलोसिटी क्या होगी, v इक्वल्स डी एक्स बाई डी टी एंड द एक्सेलरेशन इज ए इक्वल डी वी बाई डी टी. ये आपका जनरल मेन जो है मेन आपका फॉर्मूले यही हो जाएंगे स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए भी. और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं डी टू एक्स बाई डी टी टू एक्सेलरेशन को. ठीक है, डबल डिफरेंशियल ऑफ डी एक्स बाई डबल डिफरेंशियल ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, जो भी आप उसको कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. If dx by dt is positive, then the direction of velocity is along the positive x axis. अगर dx by dt आपकी पॉजिटिव आती है तो डायरेक्शन क्या है वेलोसिटी की, अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है. और dx by dt अगर नेगेटिव होती है तो डायरेक्शन क्या होती है, अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस. ठीक है. सिमिलरली इफ dv by dt इज पॉजिटिव, अगर dv by dt पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगी. अगर dv by dt नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगी. द एक्सेलरेशन इज अलॉन्ग द नेगेटिव एक्सिस. हाँ, वो चीज़ मैंने बता दिया अगर आपको. द मैग्नीट्यूड ऑफ v इज स्पीड. और v की जो मैग्नीट्यूड होगी, उसकी v जो है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसकी एक मैग्नीट्यूड होगी, एक डायरेक्शन होगी, तो उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो स्पीड को रिप्रेजेंट करेगी. इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर बोथ पॉजिटिव द स्पीड इंक्रीजेस. अगर दोनों पॉजिटिव है तो स्पीड इंक्रीज करेगी. ठीक है, अगर दोनों नेगेटिव है तब भी स्पीड इंक्रीज करेगी, क्योंकि आप जानते हैं पीछे की तरफ स्पीड इंक्रीज करेगी. बट इफ दे हैव अपोजिट साइन, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है, या एक्सेलरेशन नेगेटिव है वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है, अपोजिट साइन के हैं, तो द स्पीड जो है डिक्रीज करने लगेगी. व्हेन द स्पीड डिक्रीजेज वी से दैट पार्टिकल इज डेक्सेलरेटिंग. तो जब स्पीड डिक्रीज करती है तो हम कहते हैं कि पार्टिकल डेक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट नहीं कर रहा है. इसका उल्टा होता है डेक्सेलरेशन. तो डेक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव एक्सेलरेशन. ठीक है, एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड ईस्ट इज सेम एज डेक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स वेस्ट. देखिए, क्योंकि एकदम नेगेटिव है एक दूसरे के ये दोनों, तो दोनों ही अगर बात करेंगे तो सेम है. तो डेक्सेलरेशन ऑफ टुवर्ड वेस्ट और एक्सेलरेशन टुवर्ड्स ईस्ट एक ही बात हो गई. चलिए, मोशन विद, देखिए बहुत क्लियर से समझ लीजिए इसको बात को, कि एक्सेलरेशन टुवर्ड्स ईस्ट में आपको समझा दूं, मे भी आपको समझ में ना आया होगा. ईस्ट हम सीधे वो बना लेते हैं एक, ठीक है, ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, सॉरी ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, और ये है नॉर्थ, ये है साउथ. अब देखिए, एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ. ठीक है, इस तरफ मैं लिख दूं ईस्ट, इस तरफ हमारा वेस्ट. तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, यानी कहाँ पे किस तरफ एक्सेलरेट कर रही गाड़ी आपकी, इस तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है. और डी एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स वेस्ट, यानी कि समझिए बात को, बहुत ध्यान से समझिए. इस तरफ जो है, इस तरफ गाड़ी जा रही है, अगर इस तरफ जब गाड़ी जा रही है, जब मैं आपको ऐसे दिखाऊं, इस तरफ जब गाड़ी जा रही है तो क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है, डिक्सेलरेशन हो रहा है, और वो भी वेस्ट की तरफ का. देखिए, डी एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स वेस्ट, तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स ईस्ट. जब दो नेगेटिव होते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को पॉजिटिव बना देते हैं. तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स वेस्ट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन टुवर्ड्स ईस्ट. और यहाँ की तरफ जब, मतलब अगर आप इधर जा भी रहे होंगे, वेस्ट की तरफ जा भी रहे होंगे, तो क्या होगा,
गाड़ी आपकी धीमी होती जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से, और अल्टीमेटली आपकी गाड़ी इसी तरफ चलने लगेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, नहीं तो आप फिर से रिप्ले तो कर ही सकते हैं और वापस से समझ सकते हैं। मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ऐसे मोशन जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आप जानते हैं इसके बाद शुरू हो जाएंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन को अच्छे से समझने के लिए इसके दो मेथड होते हैं, आप जानते हैं, एक होता है ग्राफिकल मेथड और एक होता है कैलकुलस मेथड। ग्राफिकल मेथड के लिए एक वीडियो पहले आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला वीडियो जो है वो कैलकुलस बेस्ड मेथड पे मैंने आपके लिए बनाया है, उसको आप देख लीजिएगा। ये दोनों वीडियो देखने के बाद आपके लिए ये चीज़ एकदम सिंपल हो जाएगी और आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि किस तरह से हम इक्वेशंस को डराइव करेंगे। कैलकुलस वाला टफ था तो उसको मैंने आपके लिए कर दिया है। बाकी इक्वेशन जो ग्राफिकल मेथड होता है उसको आप एक अनदर वीडियो, एक बाहर के वीडियो के ज़रिए आप उसको समझ सकते हैं। चलिए ये रहे वीडियो, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। Let's explore how equations of motions can be derived from these graphs. These equations of motions are valid only when acceleration is constant and motion is constrained to a straight line. These equations can be used to describe the motion of an object in terms of its three kinematic variables: velocity v, position s, and time t. There are three ways to pair them up: velocity time, position time, and velocity position. In this order, they are also often called the first, second, and third equations of motion. First equation of motion. The relation between velocity and time is a simple one during uniformly accelerated straight line motion. The longer the acceleration, the greater the change in velocity. Change in velocity is directly proportional to time when acceleration is constant. If an object already started with a certain velocity, then its new velocity would be the old velocity plus this change. We define acceleration as change in velocity over time. It is the slope of line on the velocity time graph. U is the initial velocity of the car. V is the final velocity of the car. Change in velocity is V minus U. This change occurred in time t. So, slope of the line can be defined as change in the velocity divided by time. Rearranging the equation gives you the first equation of motion, v is equal to u plus at. Final velocity is equal to initial velocity plus acceleration into time. Second equation of motion. The displacement of a moving object is directly proportional to both velocity and time. Move faster, go farther. Move longer, as in longer time. From the graph, it is equal to the shaded area. The shaded area is the sum total of rectangle and triangle. Area of rectangle is u into t, that is initial velocity multiplied by time. Area of triangle is the product of half the time and change in velocity. From the first equation of motion, we know that acceleration is equal to difference of final and initial velocity and time. Replacing this relation into our equation gives us the equation to calculate distance s. S equal to u multiplied by t plus half acceleration multiplied by time squared. This is second equation of motion. Third equation of motion. The first two equations of motion each describe one kinematic variable as a function of time. 1. Velocity is directly proportional to time when acceleration is constant, v proportional to t. Displacement is proportional to the time squared when acceleration is constant, delta s proportional to t square. Combining these two statements gives rise to a third, one that is independent of time. Displacement is proportional to velocity squared when acceleration is constant, delta s proportional to v square. This statement is particularly relevant to driving safety. When you double the speed of a car, it takes 4 times more distance to stop it. Triple the speed and you will need 9 times more distance. Let's derive this equation from the graph. As we know, area of shaded region is the distance covered. Area of trapezoid is half product of the sum of parallel sides and distance between the lines.
We will use the first equation of motion and then replace t with equivalent value. This gives us the third equation of motion. V square is equal to u square plus 2 into acceleration into distance. V is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration, s is the distance or displacement. We discussed graphical method to derive equation of motions. चलिए तो अब हम देखेंगे इक्वेशन जो है, इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है उनमें से फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन। तो इक्वेशन नंबर 1, और ये आप जानते हैं ये कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसका हम कैलकुलस मेथड से डेरिवेशन देखेंगे आज। चलिए तो इसका शुरुआत होती है सबसे पहले dv बाय dt इक्वल टू a से। आप जानते हैं एक्सेलरेशन को चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम कहते हैं, या dv बाय dt इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं। चलिए तो हम अगला स्टेप क्या होगा इसमें, देखिए dv को हम यहाँ पे छोड़ करके a dt इधर, ठीक है, हम इसको यहाँ से यहाँ ले गए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, इन दोनों साइड्स को हम इंटीग्रेट कर देंगे। चलिए जो हम ये मानते हैं कि चलिए टाइम t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी जो थी वो u थी, और टाइम t इक्वल टू t पर वेलोसिटी हो गई v। तो इसके साथ हम लोग लिमिट रखेंगे, dv की लिमिट देखिए u से लेकर के v तक, और a dt, इसमें a कांस्टेंट है क्योंकि एक्सेलरेशन को हम कांस्टेंट मान रहे हैं, तो टाइम की लिमिट्स रखेंगे 0 से लेकर के t तक। सॉरी हाँ ठीक है, ठीक सही 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 लिखा मैंने, 0 से लेकर t तक। नेक्स्ट देखिए इंटीग्रेशन करते हैं इसका, तो dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, ब्रैकेट लग जाएगा u से लेकर v तक इक्वल टू a dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा, a बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, ब्रैकेट लग जाएगा 0 से t तक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हम इसमें लिमिट्स पुट करते हैं, तो v माइनस यू इज इक्वल टू a, और यहाँ पे हो जाएगा t माइनस 0, जिसका अल्टीमेटली t ही हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और यही हमारा फाइनल इक्वेशन आ गई, जिस इक्वेशन को हम देखना चाह रहे थे, इक्वेशन नंबर 1। अब हम देखने जा रहे हैं किस तरह से डिराइव करेंगे हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो इक्वेशन ऑफ मोशन नंबर 2, और जो कि आप जानते हैं क्या है, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसको आज हम डेराइव करना सीखते हैं। देखिए ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन नंबर 1 से ही डेराइव्ड है। किस तरह से डेराइव्ड है वो हम देखते हैं। देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन 1 क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो देखिए v को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे dx बाय dt इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हम क्या करेंगे, dx को इधर ही छोड़ करके u प्लस ए टी की जगह पे यहाँ पे हम dt को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से यहाँ। तो देखिए इधर हम लिमिट्स पुट करेंगे, और यहाँ आप जानते हैं dx x t इक्वल टू 0 पे हम मान लेते हैं कि x था 0, और t इक्वल टू टाइम इक्वल टू t पर डिस्प्लेसमेंट कुछ x हो गई। तो यहाँ पे लिमिट्स 0 से x, और यहाँ पे लिमिट्स आ जाएंगी हमारी, यहाँ पे हमारी लिमिट्स आ जाएंगी 0 से t। अब हम इंटीग्रेट करते हैं, dx का इंटीग्रेशन होगा x, ब्रैकेट्स लग के 0 और x लिमिट्स लग जाएंगी, और यहाँ पे u प्लस ए टी, इसको देखिए हम लोग खोल सकते हैं, u dt का इंटीग्रेशन आप जानते हैं इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से 0 से t तक, प्लस ए टी dt का इंटीग्रेशन, ठीक है, 0 से t तक। अब इसको करने के लिए हम यहीं पे लिख सकते हैं, देखिए u कांस्टेंट है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से स्टार्ट करेंगे वही वेलोसिटी रहेगी, इसलिए ये चेंज नहीं होगा। तो u तो बाहर आ जाएगा, और dt का इंटीग्रेशन t, तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो टर्म आ जाएगा वो आ जाएगा u और t पे ब्रैकेट लग के 0 से t तक।
और यहाँ पे ए टी डी टी में देखिए नया जो टर्म बन जाएगा, ए कांस्टेंट आ जाएगा बाहर और टी डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2, और वो भी 0 से t तक। नेक्स्ट स्टेप देखिए x माइनस 0 तो x हो जाएगा इज इक्वल टू यू टी, टी माइनस 0 t हो जाएगा, यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2, ये भी टी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, तो ए टी स्क्वायर बाय 2। तो इससे हमको अपनी फाइनल इक्वेशन क्या मिल जाएगी, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारी फाइनल इक्वेशन यहाँ पे डराइव हो जाती है। अब हम करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन नंबर 3 को डराइव। तो चलिए कैसे करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन नंबर 3 को डराइव करेंगे, जिसको हम अब जानते हैं क्या होता है, ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। इसको आज हम डराइव करना सीखेंगे बाय कैलकुलस मेथड, कैलकुलस वाले मेथड से। देखिए इसका डेरिवेशन भी स्टार्ट होता है, देखिए डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं तो इसका डेरिवेशन भी स्टार्ट होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो था उसके डेरिवेशन से। कैसे होता है, देखिए वी स्क्वायर, वी जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इन दोनों साइड्स को स्क्वायर कर देंगे हम, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू इस होल का स्क्वायर u प्लस ए टी होल का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए, v स्क्वायर तो वैसे का वैसा रहेगा, u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u_a_t, ये हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए v स्क्वायर वैसा का वैसा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, u स्क्वायर वैसा का वैसा, कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस इसमें से देखिए हम 2a को बाहर निकाल लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, तो क्या होगा, पहले इस टर्म से देखिए, इस टर्म से 2a बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा ut, और इधर से अगर हम 2a बाहर निकाल देंगे तो आप ध्यान से देखिए हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए यहां पे सेंस हम लिखेंगे कि सेंस, गंदा सा सेंस बन गया है, तो अच्छा सेंस बनाते हैं, सेंस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो यहां से हम उसको रिप्लेस कर देंगे और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। और ध्यान से देखिए यही वो इक्वेशन है जो हमको देखनी थी या जो हमको डराइव करनी थी, तो एंड में लिख देंगे हैंस कि इक्वेशन कौन सी हमको मिल गई, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। इस तरह से हम इसको डराइव कर सकते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। चलिए वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं ये जो डेरिवेशन पार्ट्स हैं इनको स्किप करके सीधे यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट है इसको कवर कर लेते हैं। देखिए यही 3 डेफिनेशन आपको वहाँ पे भी मिले होंगे, यही 3 इक्वेशंस आपको वहाँ पे भी डराइव करके दिखाए गए होंगे। ठीक है, वही चीज़ आपको यहाँ पे देखी है आपने अभी। चलिए रिमेंबर दैट एक्स रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी। इस बात को याद कीजिए कि एक्स जो है ऊपर वाली इक्वेशंस में वो रिप्रेजेंट करता है पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी, एंड नॉट इन जनरल द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन टाइम 0 to t। तो इन जनरल डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट नहीं, बल्कि पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी, तो एक तरह से डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड गोज अप टू x equal to 4 meter, then turns and is at x equal to 2 meter, the distance traveled it's 6 meter but the position is still given x equal to 2 meter। तो आपको क्या करना है, जो ऊपर में सारे x है ना वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ना कि डिस्टेंस है। ठीक है, वहाँ पे आप डिस्टेंस नहीं कैलकुलेट करते हैं, या आपका कैलकुलेट करेंगे तो आपका डिस्टेंस नहीं आके बल्कि डिस्प्लेसमेंट आएगा। द क्वांटिटीज u, v एंड a may take positive और negative values depending on whether they are directed along positive or negative direction. Similarly x may be
पॉजिटिव और निगेटिव। वो पॉजिटिव और निगेटिव डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में डायरेक्ट हो सकते हैं, ये जो क्वांटिटी यू, वी और ए है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि किसी एक डायरेक्शन के लिए ही आपको कैलकुलेट करें या आपको कैलकुलेट करना है। चलिए एग्जाम्पल को तो मैं स्किप कर देता हूँ, ठीक है। तो 3.5, 3.5, 3.6 एग्जाम्पल मैं स्किप कर दे रहा हूँ। और एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए यहाँ पे आती है, वो मैं आपको समझा दूँ। एग्जाम्पल्स आप खुद से पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा इस एक्सप्लेनेशन के बाद, ठीक है। समटाइम्स वी आर नॉट केयरफुल इन राइटिंग द यूनिट्स अपीयरिंग इन द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज़। कभी कभी हम इस बात में केयर नहीं लेते हैं कि किस तरह से हम यूनिट्स को लिख रहे हैं या न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की। इफ़ वी फॉरगेट टू फाइंड द यूनिट ऑफ सेकेंड इन द इक्वेशन, वी गेट इक्वेशन इतना, ठीक है। दिस इक्वेशन इज ऑफन यूज टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टीथ सेकेंड, ठीक है। टीथ सेकेंड की यानी किसी एक पर्टिकुलर nth सेकेंड में जितना भी डिस्प्लेसमेंट होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए अक्सर ये इक्वेशन यूज़ किया जा सकता है। हाउ एवर यू कैन वेरीफाई डिफरेंट टर्म्स इन द इक्वेशन हैव डिफरेंट डायमेंशंस, हैंस द अबव इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, ठीक है। इक्वेशन 1 इज द करेक्ट फॉर्म विच वॉज यूज टू सॉल्व द पार्ट बी। Also note that this equation gives the displacement of the particle in the last second and not necessarily the distance covered in that second। तो आप इसको पढ़िएगा, आप एग्जांपल देख लीजिएगा इसका, ये पढ़ेंगे आप तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या है कि ये जो है एस टी है वो डिस्प्लेसमेंट देता है लास्ट 1 सेकेंड में और डिस्टेंस कवर्ड नहीं देता है, ठीक है। और इसके अलावा अब जो है ये जो इक्वेशन है ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि सही इक्वेशन जो है वो एग्जांपल से आपको देख के मिल जाएगी। हालांकि आप इस इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं, डायमेंशनली इनकरेक्ट है लेकिन फिर भी इक्वेशन करेक्ट है टीथ सेकेंड के लिए कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस। नेक्स्ट देखिए फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ के लिए। फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ के लिए देखिए कॉमन एग्जांपल ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज फ्री फॉल। बहुत कॉमन एग्जांपल होता है, कोई चीज़ गिर जाती है, आप भी गिर जाते हैं छत से, ठीक है। नहीं आप नहीं गिरे ना, मैं जानता हूँ, ठीक है, आपका दोस्त गिरा है। चलिए, इफ़ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड एंड ए बॉडी इज ड्रॉप नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया जाए और बॉडी को किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया जाए नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट फॉल्स अलॉन्ग अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। और वो क्या करता है, वो गिरता है एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर से नीचे। आप पत्थर वगैरह ऊपर से छत से फेंकते हैं तो अगर आप उसको सीधे ड्रॉप कर दें, ठीक है, आप उसको धक्का मार के नहीं फेंकें बल्कि उसको ड्रॉप कर दें तो एक स्ट्रेट लाइन में, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में नीचे गिरता है। द एक्सेलरेशन इज इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक्सेलरेशन बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड होती है और उसकी मैग्नीट्यूड बिल्कुल कांस्टेंट होती है इफ़ द हाइट इज स्मॉल एज कम्पेयर्ड विद द रेडियस ऑफ द अर्थ। अगर हाइट बहुत कम है विद कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ, ऐसा नहीं कि आप माउंट एवरेस्ट की हाइट से जाके पत्थरों को छोड़ रहे हैं तो पत्थर इधर उधर हो जाएंगे क्योंकि बहुत तेज़ हवा चलती है उतनी हाइट पर, ठीक है। दिस मैग्नीट्यूड इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, तो कितना एक्सेलरेशन का कितना मैग्नीट्यूड होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 32 फीट पर सेकेंड, ठीक है। ये एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड होंगे। नेक्स्ट देखिए, if we take vertically upward as positive y-axis and acceleration is along negative y-axis, we write a is equal to माइनस जी। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे, अगर वर्टिकली अपवर्ड पॉजिटिव ले रहे हैं और डाउनवर्ड नेगेटिव ले रहे हैं तो a को माइनस जी से रिप्लेस कर देंगे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, मे बी रिटन इन दिस केस एज, a को माइनस जी से रिप्लेस करिए, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, वाई इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g/y। तो ये आप इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ इन सबको इक्वेशन के चक्कर में मत पड़िए, सिंपल यूज़ कीजिए। बस अगर कहीं आपको फ्री फॉल की केस मिले या डाउनवर्ड मोशन का केस मिले, हवा से कोई चीज़ गिराई जाए तो आपको a इक्वल टू माइनस जी, मेन चीज़ देखिए, मेन चीज़ यही है, a इक्वल टू माइनस जी वाली। नेक्स्ट देखिए, हियर y कोऑर्डिनेट, ये y इज़ y कोऑर्डिनेट, ठीक है। y यहाँ पे जो ऊपर आपको दिखा वो y कोऑर्डिनेट है, हाइट अबव the origin at time t, u is the velocity y in y direction at time t equal to 0, v is the velocity in y direction at time t equal to t। ये सब y डायरेक्शन की बातें हो रही हैं। y डायरेक्शन पे u जो है इनिशियल वेलोसिटी है, v जो है y डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी है। द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 0 इज़ y इक्वल टू 0, और जो पोजीशन है पार्टिकल की t इक्वल टू 0 पे वो y इक्वल टू 0 है। Sometimes it is convenient to choose vertically downward as positive y-axis। कभी कभी vertically downward जो है positive y-axis कंसीडर करना
थोड़ा बेनिफिशियल होता है, कन्वीनियंट होता है, तो आप वो भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिंपल जनरल ए को जी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो वहाँ पे आप सीधे सीधे रिप्लेस करके कर लीजिएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी डिस्प्लेसमेंट वगैरह आ रहा है, उनकी जो कुछ भी डायरेक्शन है, वो उसके लिए आपको नेगेटिव लगाना है, पॉजिटिव लगाना है, आप देख लेंगे जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपने वर्टिकली डाउनवर्ड को पॉजिटिव डायरेक्शन ले रखा है। ठीक है, इसके बाद एग्जांपल है, और नेक्स्ट हम देखते हैं मोशन इन अ प्लेन को। मोशन इन अ प्लेन को देखते हैं हम। देखिए, मोशन इन ए प्लेन क्या है, क्या चीज़ है, इसको पढ़ने से पहले तो ये चीज़ आप जान लीजिए कि मोशन इन ए प्लेन में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। हम पढ़ने ये जा रहे हैं कि जिस तरह से हमारा 1D में, यानी कि सिंगल, जब हमारा कोई चीज़ जा रही होती है, एक सिंगल लाइन में जा रही होती है, स्ट्रेट लाइन में जब मोशन हो रहा होता है, और जो एक प्लेन में मोशन हो रहा है, उसमें क्या डिफरेंस है, और किस तरह से हम उन दोनों को रिलेट करके बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजिली चीज़ों को सिंप्लीफाई करके हम अपने लिए उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मोशन इन अ प्लेन इसी के बारे में बात करता है, किस तरह से हम प्लेन की चीज़ों को, जो चीज़ें 2D में हो रही है, उसको 1D में तोड़ करके इसको अपने पास यूज़ में ला सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है ये। इफ़ अ पार्टिकल इज़ फ्री टू मूव इन ए प्लेन, अगर एक पार्टिकल को छोड़ दिया जाए प्लेन में मूव करने के लिए, इट्स पोजीशन कैन बी लोकेटेड विद 2 कोऑर्डिनेट, तो 2 कोऑर्डिनेट की मदद से उसकी पोजीशन लोकेट की जा सकती है। वी चूज़ अ प्लेन ऑफ मोशन एट एज एक्स वाई प्लेन, तो हम क्या चूज़ कर रहे हैं, प्लेन ऑफ मोशन जो है उसको एज एक्स वाई प्लेन चूज़ कर रहे हैं। We choose a suitable instant at time t equal to 0 and choose the origin at the place where particle is situated at time t equal to 0। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक सूटेबल इंस्टेंट को टाइम t इक्वल टू 0 ले लेते हैं, और उसी प्लेस को ओरिजिन, जनरली कह रहा हूँ, उसी प्लेस को ओरिजिन कंसीडर कर लेते हैं जहाँ पे पार्टिकल टाइम t इक्वल टू 0 पे सिचुएटेड रहता है। एनी टू कन्वीनियंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस इन द एक्स वाई प्लेन आर चूजन एज एक्स एंड वाई एक्सिस, और कोई भी 2 कन्वीनियंटली चूज़ कर ली जाती हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्स और वाई प्लेन की एक्सिस, जिससे हमारा काम आसानी से हो जाए। यानी कि जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 2D में, उसको कहीं एक्स एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया, ये सब काम कर सकते हैं। तो इससे बहुत आसानी से हमारा काम हो जाएगा, क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब एक छोटा सा अलग सा पार्ट देखिए। इस पार्ट में क्या है, एक फिगर नीचे बनी हुई है, ये फिगर आपको अब दिख रही होगी, उस फिगर के बारे में डिस्कशन है थोड़ा सा। देखिए क्या डिस्कशन है। द पोजिशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी इज कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाई इट्स कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई। ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स, जो कोऑर्डिनेट्स हैं एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी आर एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड वाई प्लस डेल्टा वाई। तो जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, एक्स टी प्लस डेल्टा डी पर टी के बाद थोड़ा सा टाइम बीतने के बाद एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जो कि अब यहाँ देख सकते हैं, और वाई प्लस डेल्टा वाई, वाई में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है। फिगर 3.8 शोज द पोजिशन एट टाइम टी एंड टी प्लस डेल्टा टी एज ए एंड बी। फिगर 3.8 जो है वो आपको ये चीज़ साफ साफ दिखा रही है, ठीक है, कि किस तरह से टाइम टी और टी प्लस डेल्टा टी पर ए और बी पोजीशन पे पार्टिकल है। द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल टी टू टी प्लस डेल्टा टी क्या है। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस केस में, वो हम देख लेते हैं। चलिए, डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखिए डेल्टा आर इज इक्वल टू ए बी वैक्टर, और ए बी वैक्टर को हम फर्दर लिख सकते हैं ए सी वैक्टर प्लस सी बी वैक्टर। ठीक है, और ए सी वैक्टर और सी बी वैक्टर को यहाँ पे देखिए, ए सी वैक्टर और सी बी वैक्टर को फर्दर हम डेल्टा एक्स वैक्टर, डेल्टा एक्स आई कैप वैक्टर और डेल्टा वाई जे कैप वैक्टर लिख सकते हैं। फर्दर पूरे इक्वेशन को हम डेल्टा टी से डिवाइड कर दें तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी आप जानते हैं वेलोसिटी को कहते हैं, और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। फर्दर देखिए हम क्या करेंगे, अब लिमिट्स लेंगे। ये तो हमारा v बन गया। अब हम क्या करेंगे, dx बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी हमारा बन गया जब हमारा टाइम t डेल्टा t जो है 0 को टेंड कर रहा है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि dx बाई डी टी जो है वेलोसिटी है, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है, और dy बाई डी टी जो है वो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी इक्वल टू डी वी एक्स बाई डी टी और डी वी वाई बाई डी टी, और फर्दर आई कैप और जे कैप आप लगा देंगे अकॉर्डिंग टू द कि एक्स है तो आई कैप लगा देंगे, वाई है तो जे कैप लगा देंगे। दस एक्सेलरेशन हैज कंपोनेंट्स ए एक्स इज इक्वल टू डी वी एक्स अपॉन डी टी
और एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट हैं, एक एक्स एक्सिस में और सेकेंड ए वाई इज इक्वल टू डी वी बाई बाई डी टी, एंड वी सी दैट एक्स कोऑर्डिनेट the x component of velocity vx and x component of acceleration are related as, और देखिए x component और x coordinate x component of velocity and x component of acceleration किस तरह से रिलेटेड हैं वो देखते हैं। देखिए vx इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी एंड ए एक्स इज इक्वल टू डी वी एक्स बाई डी टी। अब आप याद कीजिए कि हमने क्या पढ़ा था स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस में, हमने वहाँ पे भी यही पढ़ा था कि v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी एंड a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इक्वेशंस उन्हीं इक्वेशंस के आइडेंटिकल हैं, और ये देखिए नेक्स्ट लाइन में वही चीज़ लिखी हुई है। दस इफ़ ए एक्स इज कॉन्स्टेंट, अगर ए एक्स कॉन्स्टेंट है, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, तो हम इसको इंटीग्रेट करके अल्टीमेटली वही तीन इक्वेशंस जो हमने पहले डराइव की थी, जो आपका जिसका लिए आपने वीडियो देखा था, वो तीनों इक्वेशंस हम यहाँ पे पा सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे यू एक्स जो है एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टाइम टी इक्वल टू 0 पे है। सिमिलरली हमारे पास क्या है, वी वाई और ए वाई है। ठीक है, जहाँ पे ए वाई एक कांस्टेंट है। ठीक है, अगर होगा, क्योंकि कई बार होता है कि नॉन वेरिएबल एक्सप्रेशन के केसेस आते हैं, वहाँ पे हमें जनरल इक्वेशन से काम चलाना पड़ता है, उससे ही कैलकुलेट करना पड़ता है, तो वहाँ पे हम खैर यहाँ पे हम ये तीन इक्वेशंस का यूज़ कर सकते हैं। तो जनरल स्कीम जो है फॉर द डिस्कशन ऑफ मोशन इन द, एक जनरल स्कीम यानी जनरल तरीका क्या है डिस्कशन करने का या कैलकुलेशन करने का मोशन इन ए प्लेन, इस बहुत सिंपल है। क्यों सिंपल है, द एक्स कोऑर्डिनेट, the x component of velocity and x component of acceleration are related to the equations of the straight line motion along x axis। तो वही जो इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन मोशन की जो इक्वेशन हमारे पास आई थी, उन्हीं से हम कैलकुलेट करके, उन्हीं को हम यूज़ करके, बस उसमें क्या करना है, हर चीज़ हर जगह x लगा देना है, वी एक्स लगा देना है, ए एक्स लगा देना है, यूज़ भी सारे x कंपोनेंट का करना है। सिमिलरली वही चीज़ y कंपोनेंट के लिए भी करनी है। सिमिलरली द y component of velocity and y component of acceleration are related by the equations of the straight line along y-axis। The problem of equation in a plane is thus broken up into two independent problems of straight line motion। और इसीलिए जो प्रॉब्लम्स होती हैं प्लेन मोशन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे पास, वो उनको हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, उनको दो इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम्स में तोड़ सकते हैं, जो और दोनों ही स्ट्रेट लाइन मोशन की जितनी भी थ्योरी थी उनसे सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में तोड़ करके। एग्जाम्पल को मैं स्किप कर रहा हूँ और नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ। चलिए प्रोजेक्टाइल मोशन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और क्योंकि थोड़ा सा वीडियो की लेंथ भी हो रही है ज़्यादा, तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन और एक और है रेफरेंस वाला, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस वाला जो कुछ भी है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। चलिए, थैंक यू।